हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं आज निर्धनता रेखा के बारे में। मतलब हमारा वीडियो का जो टॉपिक होगा, हम आज किस पर बात करेंगे, निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती का, जिसमें हम निर्धनता के बारे में जान रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा आज एक अगला टॉपिक आया है जिसमें हमें बात करनी है निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन के बारे में। मतलब एक ऐसी लाइन बनाएंगे जिसके नीचे के लोगों को आप गरीब कह सकते हैं, जिसके ऊपर के लोगों को आप गरीब नहीं कह पाएंगे। ऐसी एक लाइन के बारे में बात करनी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, निर्धनता रेखा कहते हैं। चलते हैं आगे और करते हैं बात अपनी निर्धनता रेखा के ऊपर। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में आप देखेंगे, हम कई बार निर्धनता के ऊपर बात करते हैं। चूंकि हमने निर्धनता जाना हुआ है कि निर्धनता क्या है, तो सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। चूंकि आपको पता करना पड़ेगा, जैसे निर्धनता के बारे में अगर हम बात करें ना, निर्धनता का मतलब ऐसा होगा जिसके पास धन की कमी है। मतलब वो धन की कमी के अभाव में अपनी जो जरूरतें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, उनको हम निर्धनता कहते हैं, निर्धन कहते हैं। और जो चीज होती है जिसके कारण ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा खाना खा पाऊं, अच्छे कपड़े पहन पाऊं, फटे कपड़े पहन रहा हूं, बहुत अच्छे मान लीजिए घर में नहीं रह पा रहा हूं। ये सारी चीजें क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। हमने बात भी करी हुई है। ये मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं कर पाता व्यक्ति, किसी भी तरीके से अपना जीवन बस गुजारता है कैसे भी जुगाड़ तुगाड़ करके, इन आवश्यकताओं के अभाव में हो सकता है ये पूरी ना मिले, हो सकता ये थोड़ी बहुत मिले, ठीक। तो तब उस स्थिति को क्या कहते हैं कि व्यक्ति निर्धन है, और वह स्थिति कहलाती है निर्धनता कहलाती है। तो अब निर्धनता का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो हम एक रेखा के बारे में बात करते हैं। मतलब हमें एक लाइन देखनी होगी। एक लाइन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि वो लाइन ये है, तो इस लाइन के नीचे वाले लोग जो होंगे वो निर्धन होंगे, और इस लाइन के ऊपर वाले जो लोग होंगे वो निर्धन नहीं होंगे। तो अब ये रेखा क्या कहलाएगी, इसके बारे में ही हमें जानना है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य विधि है कि जिसमें आय और उपभोगों के स्तरों पर ही आधारित होती है। मतलब आप कितना कमाते हैं और क्या उपभोग करते हैं, उनके स्तरों के आधार पर एक रेखा खींच दी गई है। उस रेखा के नीचे वाले लोगों को, है ना, जो उस रेखा के नीचे हैं, मान लीजिए ये लाइन खींच गई, इसके नीचे जो है उनको निर्धन कह दिया गया, और इसके ऊपर जो है वो क्या कहलाए, उनको निर्धन नहीं कहा जाएगा। अब ये रेखा क्या बनाई गई है, इस रेखा को उस पॉइंट पर सेट किया गया है जहां पर न्यूनतम स्तर होता है आय और उपभोग का। मतलब आप कह सकते हैं कि निर्धनता रेखा हम उसको कहेंगे, किसको, जिस रेखा, मतलब जो एक ऐसी जगह आएगी कि इसके बाद व्यक्ति अगर उसके नीचे गया तो फिर वो ना तो उतना कमा पाता है, ना उतना उपभोग कर पाता है। उसके नीचे आया तो उसकी आय भी घट जाएगी, उपभोग भी घट जाएगा। और ये आय और उपभोग क्या होगा, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनकी पूर्ति वो नहीं कर पाएगा। और अगर वो इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, ना तो आय के माध्यम से ना उपभोग के माध्यम से, 4-5 चीजें पूरी नहीं कर पा रहा, तो व्यक्ति निर्धन होगा। और अगर वो पूरा कर रहा है, कैसे भी करके पूरा कर रहा है, तो उसको निर्धन नहीं कहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, निर्धनता रेखा कहा जाता है। तो निर्धनता रेखा क्या हो गई, तो आप कहेंगे ऐसी रेखा जो न्यूनतम स्तर, आय और उपभोग का न्यूनतम स्तर बताती है, कि व्यक्ति आय और उपभोग के न्यूनतम स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाता, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की आवश्यकता होती है या पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति इस न्यूनतम स्तर से नीचे आता है तो उसको क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। मतलब बात समझ में आई कि निर्धनता रेखा क्या हो गई, कि वो एक रेखा जिसमें हम गरीब या निर्धन के बारे में बात करेंगे, जो आय और उपभोग का न्यूनतम स्तर नहीं छू पाता या न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंच पाता। खास तौर से वो न्यूनतम स्तर क्या है, कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान को पूर्ण करने के लिए अगर वो उसको नहीं प्राप्त कर पाता तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, निर्धन कहलाएगा। रेखा की बात समझ में आई। इसके नीचे का निर्धन है और इसके ऊपर का निर्धन नहीं है। हम अमीर नहीं कह रहे, अमीर नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर का व्यक्ति निर्धन नहीं है। मतलब क्या है कि इसके ऊपर का व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर ले रहा है और आय और उपभोग का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेता है, उसको आप निर्धन नहीं कहेंगे। गरीब होगा,
है ना, लेकिन आप उसको निर्धन नहीं कहेंगे कि जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, ठीक। अमीर भी नहीं कहेंगे। अमीर तो क्या है, दिन पे दिन बढ़ता चला जाएगा, जाता जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो क्लियर बात। तो ये क्या होगा, निर्धनता रेखा के बारे में आपको समझ में आ गया कि निर्धनता रेखा क्या है, निर्धन कहां होगा और निर्धन कहां नहीं होगा। रेखा के नीचे निर्धन होगा, रेखा के ऊपर निर्धन नहीं होगा। हम अमीर की बात नहीं कर रहे, कोई ऐड मत कर लेना कि अमीर की बात कर रहे हैं, अमीर तो बहुत ऊपर हो जाता है। समझ में आई बात, ये बात क्लियर है यहां तक कि आगे बढ़े, चलिए। तो अब ये मूलभूत आवश्यकताओं की, मूल आवश्यकताओं की जो बात करते हैं क्या होती है, तो ये मूल आवश्यकताएं जिनको हम कुछ वस्तुओं से जिनकी पूर्ति करते हैं, जिनकी आपूर्ति या पूर्ति हम कुछ वस्तुओं के माध्यम से करते हैं। जैसे हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए है तो उसके लिए कुछ हो गया, कुछ खाना चाहिए, रोटी की बात करें तो खाना की बात तो वो हो गई। तो ये सारी चीजों की मतलब क्या हुई, मूल आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, इनकी आवश्यकता कैसे हो सकती है, कुछ वस्तुओं के माध्यम से। रोटी चाहिए तो दाल मिल जाए, कहीं चावल मिल जाए, कहीं गेहूं मिल जाए, कहीं गैस मिल जाए, इनके माध्यम से हम बना लेंगे, खा लेंगे। अगर हम मकान की बात करते हैं तो कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए, कहीं ईंट मिल जाए, कहीं सीमेंट मिल जाए, हम घर बना लेंगे। तो ऐसी सब चीजें क्या है, कुछ वस्तुओं से इनकी आवश्यकताएं या इन कुछ वस्तुओं के माध्यम से ही मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न होती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो मूल आवश्यकताओं पर बात करते हैं, भारत में मूल आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य हो सकता है। कोई दूसरे देश में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, किसी और अन्य देश में केवल स्वास्थ्य शिक्षा हो सकती है, किसी अन्य देश में रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य हो सकता है, किसी देश में स्वास्थ्य शिक्षा रोटी कपड़ा हो सकता है। मतलब कि हम क्या कहें, काल का मतलब हो गया समय, काल का मतलब क्या हो गया, समय। समय और विभिन्न देशों का मतलब क्या होगा, विभिन्न देश मतलब अलग अलग जगह, इसका मतलब क्या कहते हैं, जगह। तो अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर ये मूल आवश्यकताएं आपकी बदल सकती हैं। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है, ये बदल सकती है, क्योंकि ये कैसी रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। इस कारण से जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से इसमें बदलाव संभव है। हर एक जगह अपनी गरीबी और अमीरी का अलग अलग पैमाना होता है। कोई गरीब, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप अगर रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते उसको गरीब कहते हैं। कोई देश ऐसा होगा जहां पर बोलेंगे BMW नहीं खरीद पा रहे हो तो फिर आप गरीब कहलाओगे। तो वो अलग अलग देशों में उनकी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से, उनकी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ये जो निर्धनता रेखा है या जिसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन कैसी है, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुसार इसको माना गया है। जो काल्पनिक रेखा है इसे विकास मतलब किस देश का क्या विकास है, वहां पर स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंड मतलब उनके समाज में जो भी एक्सेप्टेड चीजें हैं या समाज ने जिनको एक्सेप्टेंस दिया है, स्वीकृत किया है, उन मानदंडों के अनुसार इसको बनाया गया है, बताया गया है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना बिलासता मानी जाती है। हमारे यहाँ पर कार रख ली मतलब आप अमीर की कैटेगरी में आएंगे, आपने थोड़ी सी बिलासता अय्यासी, मतलब अय्यासी ना कहें, रहीसी कहें, है ना, उसको क्या कहेंगे, रहीसी करना स्टार्ट कर दी, है ना। तो आप रहीसों की कैटेगरी में आने लगे, आपने कार ले ली तो आप रहीस कहलाएंगे। भले आपने लोन पर ली हो, भले आप कैसे भी करके चुका रहे हो, लेकिन बाहर वाले को तो कार दिख रही है तो बोले भैया के पास बहुत पैसा बढ़ गया है, समझ रहे हैं। तो अमेरिका में अगर व्यक्ति कार मतलब उस आदमी को निर्धन मानते हैं जो कार नहीं रख पाता, और भारत में जो कार रखता है उसको आप क्या कहते हैं, अमीर मानते हैं, रईस मानते हैं। तो ये आप देखें देश बदला, भारत से अमेरिका गए, सामाजिक परिवेश बदला, वहां की समाज की स्वीकृत मानदंड बदले और इसके आधार पर अमीर और गरीब की परिभाषा बदल गई। अमेरिका में जो गरीब व्यक्ति है वो भारत में अमीर हो सकता है ना। तो भारत में जो अमीर व्यक्ति है वो अमेरिका की गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। समझ में आई बात ये। तो आप देखें देश बदलने और जगह बदलने, समय बदलने से गरीबी रेखा में बदलाव हो जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं इसको हमें समझना है। सबसे पहली बात आती है चिकित्सा संबंधी आवश्यकता, मतलब यहां पर हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। क्या अगर हम मोटे तौर पर कह दें तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य के बारे में बात हो रही है। शैक्षिक या शिक्षा के बारे में बात हो रही है। ईंधन और प्रकाश, ये आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई आप ईंधन और प्रकाश जो चूंकि आपको लाइट चाहिए, आपकी जो अर्थव्यवस्था को गति देंगे, यातायात के साधन होंगे या
और दूसरे जैसे बिजली चाहिए, हम ये बोर्ड के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, अगर हम इस पैरामीटर को नहीं रखते तो कैसे हम कर पाते। तो जूते, व्यक्ति ठीक ठाक जूते या कपड़े पहनता हो, ये दोनों एक ही कर सकते हैं। जूता कपड़ा मतलब ये क्या हो गया, आपके शरीर के साथ जो सामान में आ गया। खाद्य आवश्यकता है मतलब रोटी की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो हम बार बार बात करते हैं। तो भारत में निर्धनता रेखा निर्धारित करने के लिए इन 6 चीजों को शामिल किया गया। कौन कौन सी? चिकित्सा संबंधी आवश्यकता, शैक्षिक चीजें, ईंधन और प्रकाश, जूते कपड़े और खाद्य आवश्यकताएं। मतलब जब भी आप भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते हैं तो इन 6 चीजों पर आपको विचार करना ही है। बिना विचार करे इन 6 चीजों को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, इनके ऊपर तो विचार आपको करना ही है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। मतलब इनको कैसे निकालते हैं? इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में निकालते हैं उनकी कीमत से गुणा करके। खाद्य आवश्यकता के बारे में बात करें तो खाद्य आवश्यकता कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होती है ना। कैलोरी मतलब आपको एक दिन में कितनी आवश्यकता है भोजन की, उस आधार पर भी हम कई बार अमीर और गरीब बताते हैं। अब ये खाद्य आवश्यकता आपकी जो बदल सकती है उम्र के हिसाब से, आप महिला हैं या पुरुष हैं इस आधार पर, आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं इस आधार पर। तो मतलब क्या हो सकती है कि यह खाद्य आवश्यकता आधारित होती है, आप महिला पुरुष हैं, आपकी उम्र क्या है और आपकी काम करने की प्रवृत्ति क्या है इस आधार पर। मान लीजिए बैठकर काम करते हैं तो कम खाने की आवश्यकता है, और मेहनती काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं तो आपको अधिक खाद्य आवश्यकता होती है, आपको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो खाद्य आवश्यकता क्या हो गई? कैलोरी के आधार पर आधारित हो गई। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि ये एप्पल, ग्रीन एप्पल खा लिया तो इसमें 50 कैलोरी मिल जाएगी, आपने ये एप्पल खा लिया तो 52 कैलोरी मिल जाएगी, टमाटर खा लिया आपने तो 40 कैलोरी मिल जाएगी, शिमला मिर्च खा ली तो 39 कैलोरी मिल जाएगी। तो ये क्या है, हर एक जो भी आइटम आप खाते हैं हर एक चीज की अपनी कैलोरी होती है, वो उतनी ऊर्जा आपको देती है। तो उसी के आधार पर हम क्या कह रहे हैं, खाद्य आवश्यकताओं को निर्धारित कर रहे हैं। खाद्य वस्तुएं क्या होती हैं? अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं ना। इन सब के माध्यम से आपको जो कैलोरी की आवश्यकता होती है उसकी वो पूर्ति करते हैं। अब भारत में बात करेंगे स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और नगरीय क्षेत्र में कितना चाहिए? 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आपको चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा, शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम क्यों कहा गया? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो लोग शारीरिक कार्य अधिक करते हैं, इस कारण से उनको थोड़ा सा खाना अधिक चाहिए है। लेकिन शहरी क्षेत्र में अगर आप बात करें तो शहरी क्षेत्र में लोग उतना शारीरिक काम नहीं करते जितना ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं, इस कारण से एवरेज, सबकी बात कर रहा हूं मैं, एक मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर बोले कि सर हम तो दिन भर काम करते, एवरेज हम निकालते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हर व्यक्ति ज्यादा काम करता है, शहरी क्षेत्र में लगभग सारे व्यक्ति जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में कम काम करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी ज्यादा, शहरी क्षेत्र में कैलोरी कम होती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय है ना, प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया गया। मतलब अब आपका क्या हो गया, ये तो हो गया कैलोरी खाद्य आवश्यकताओं के आधार पर, कैलोरी के आधार पर, साथ ही साथ ये कैलोरी खरीदेंगे कैसे, तो आपकी आर्थिक चीज भी आ जाएगी, उसके आधार पर भी आपको गरीब और अमीर बताएंगे। इस परिकल्पना के आधार पर आप देखें 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर दिया, 816 रुपए प्रति माह, और शहरी क्षेत्र में क्या कर दिया, 1000 रुपए प्रति माह। मतलब शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए में आपको प्रति माह की बात करें तो आपको महीने भर के लिए 2100 कैलोरी का खाना मिल जाता है, ये बात कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में 816 में आपको 2400 कैलोरी है ना, 2400 कैलोरी का खाना पूरे महीने भर के लिए मिल जाता है ना, पूरे माह के लिए मिल जाता है। क्योंकि उनका कहना है गांव में आपको सब्जियां वगैरह मिल जाएंगी, आपने घर में लगा ली होंगी तो आपको धन की आवश्यकता थोड़ी सी कम पड़ेगी, गेहूं आपका खुद का होगा, इस कारण से धन की आवश्यकता कम पड़ेगी। इसलिए गांव में आप देखें कि जो आपकी धन की बात की गई है वो 816, शहर में जो बात की गई है वो 1000। लेकिन अगर कैलोरी पर बात करते हैं तो शहर में 2100 और गांव में 2400, जबकि गांव में ज्यादा है कैलोरी और पैसा कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी कैलोरी की आवश्यकता आप बहुत सारी चीजें घर से, आपका गन्ना घर का, आपका गेहूं घर का, आपका गुड़ घर का, आपकी सब्जी घर की, आपको आवश्यकता कम पड़ती है, इस कारण से रुपए कम कर दिए। शहर में सब कुछ खरीदना पड़ता है, इस कारण से रुपए थोड़ी से ज्यादा कर दिए। शहर में आप देखें कैलोरी कम, कैलोरी की आवश्यकता है कैलोरी, और गांव में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है।
अब यहां पर राशि उच्च रखने के पीछे कारण क्या है? तो राशि के निर्धारण का कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों में अनेक वस्तुओं की कीमत ज्यादा होती है और अधिकांश वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। क्योंकि गांव में आप रह रहे हैं तो अपन ने छोटे से खेत में क्यारी में सब्जी लगा ली, फिर धनिया लगा ली, गेहूं भी लगा लिया, हम लगभग सब चीजें पैदा कर लेते हैं। इस कारण से हमें धन की आवश्यकता कम होती है, इसलिए इन चीजों को ऐसे बनाया गया है। आय के आधार पर हमने चूंकि जो बात करी है कि 1000 और 816 का कॉन्सेप्ट निकाला था कि 1000 और 816, अगर शहरी निर्धनता रेखा देखें तो शहरी निर्धनता रेखा का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह से कम अर्जित कर पाता है या 1000 रुपए प्रति माह से कम वो खर्च कर पाता है, उसके पास पैसा ही नहीं है उतना, तो फिर क्या होगा? उस लाइन से 1000 से नीचे अगर वो कमा पा रहा है तो क्या हो जाएगा? उसको निर्धन कह देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए का क्राइटेरिया रखा गया है प्रति माह का, कि उससे कम पर वो ग्रामीण कम हो जाएगा। मान लीजिए 5 सदस्यों का परिवार की हम बात करते हैं तो शहर में 5000 और गांव में 4080 रुपए प्रति माह, है ना, 4080 रुपए प्रति माह की आवश्यकता, इससे कम होने पर निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएंगे। 5000 क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? 5 सदस्य रह रहे हैं तो 1000 हर सदस्य का पड़ गया ना, 1000 हर सदस्य का। और यहां पर आप देखेंगे 480 रह रहे हैं 5 मेंबर में, तो यहां पर कितना पड़ गया? 816 गुणे 5 करेंगे आप तो यही आ जाएगा आपका। मतलब आपको ये प्रति व्यक्ति की बात की जा रही, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। अगर उससे कम है आपके लिए, अगर उससे कम होता है तो आप क्या हो जाएंगे? शहरी निर्धन हो जाएंगे। अगर गांव में ये 816 से कम हो गया तो आप क्या हो जाएंगे? ग्रामीण निर्धन हो जाएंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई, एक तो हमने बना ली क्या, हमने बना ली एक रेखा जिसको गरीबी रेखा कहते हैं। गरीबी रेखा को भारत के परिदृश्य के हिसाब से 2 प्रकार से तोड़ा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तोड़ा और शहरी क्षेत्र के लिए तोड़ा। शहरी क्षेत्र में ये जो निर्धनता की रेखा है वो 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति है, और ग्रामीण क्षेत्र में यह निर्धनता रेखा 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति शहर में 1000 से कम और गांव में 816 से कम, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसको निर्धन कह दिया जाएगा। और कैलोरी पर अगर हम बात करते हैं तो शहर में कैलोरी 2100 की बात की गई है और गांव में कैलोरी 2400 की बात की गई है, कि गांव के व्यक्ति को ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता है क्योंकि वो शारीरिक काम ज्यादा करता है, शहर के व्यक्ति को उनकी अपेक्षा कम कैलोरी की आवश्यकता है क्योंकि वो गांव के लोगों की तुलना में कम काम करते हैं। लेकिन रुपए में जब देखा तो शहर में 1000, गांव में 816। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गांव का व्यक्ति अधिकांश खाद्य चीजों को पैदा कर लेता है, उसको धन की आवश्यकता शहर की तुलना में कम पड़ती है, इस कारण से वहां पर 816 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति का निर्धारण किया गया है। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर, सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन जो होता है, जिसको आप एनएसएस भी कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो एनएसएसओ भी कहा जाता है ना, इसको ऐसे भी आप सर्च करेंगे एनएसएसओ, तो इसके द्वारा किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ पर डाटा जुटाने का काम कौन करता है? सारा काम एनएसएसओ। ये एनएसएसओ का आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका लोगो वगैरह है। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए वैश्विक बैंक जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक मानक का प्रयोग करते हैं। मतलब वो क्या कहते हैं कि जैसे $1.9 उन्होंने कह दिया, 2011 के हिसाब से बात कर रहे हैं कि $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मतलब कम से कम इतना क्या है, $1.9 के बराबर उनके पास प्रतिदिन न्यूनतम उपलब्धता होनी चाहिए। उस आधार पर डिसाइड कर रहे हैं क्या कि भाई ये किसने, ग्लोबल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये डिसाइड किया गया कि हर व्यक्ति को कितना चाहिए है गरीबी रेखा से बचने के लिए? 1.9। मतलब अगर 1.9 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप आज के हिसाब से मान लें, आज के हिसाब से अगर हम मान लेते हैं कि 75 रुपए के हिसाब से हम डॉलर मान लेते हैं, तो आप देखिए कितना होगा। 9 पना 45 की 5 हाथ से लगाई 4, 5 एकम 5 और 5 4 9, 7 9 63 की 3 हाथ से लगाई 6, 7 एकम 7 6 13 और 1 5 9 3 12 की 2 हाथ से लगाई 3। कितना कह रहे हैं? 142.5 रुपए प्रतिदिन। और अगर महीने भर का निकालेंगे तो इसमें 30 का गुणा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? तो आप अगर निकाल लेंगे 14 कम 14 14 42, तो ये कितना हो जाएगा? और डायरेक्ट गुणा कर लो, 42 तो हो गए, 4200 तो ये आ गया, और 4 3 दूनी 6, ऐसा कुछ ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आप मानिए यहाँ पर देखो, अपन डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं क्या है। 5 3 15 की 5 हाथ से लगाइए 1, 5 3 5 15 की 5 हाथ से लगाइए 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौका 12 की 2 हाथ से लगाइए 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये कितना आ गया?
4275 रुपए आपको चाहिए। जबकि अगर आप देखें भारत में, हम देखते हैं भारत में अगर आप देखते हैं, चाहे आप शहर में देखें और चाहे आप ग्राम में देखें, शहर में प्रति माह कितने की बात कर दी उन्होंने, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति, और गांव में कितने की बात कर दी, 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह की बात कर रहे हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह डेटा कितना है, आप देख पा रहे हैं कि 4275, 4275 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति होगा तो फिर वो गरीब माना जाएगा। इससे कम होगा तो गरीब माना जाएगा, इतना होगा तो गरीब नहीं। भारत में तो आप देख रहे हैं कि भारत का अमीर भी होगा, मतलब अगर कोई 1200 रुपए महीने कमा रहा है तो वो निर्धन नहीं है, तो यहां जाकर क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा इनको डिसाइड किया गया है। क्लियर बात। और हमारे लिए ये बार बार डाटा कौन इकट्ठा करेगा, बार बार ये जो डेटा आता है, जो सर्वेक्षण करना है तो कौन करेगा, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको इकट्ठा किया जाएगा। तो ये हमने यहां पर गरीबी रेखा के बारे में, निर्धनता रेखा के बारे में बात कर ली। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, मतलब आपको यहां पर जो कंटेंट मिलता है वो आपको एकदम क्वालिटी में नंबर 1 मिलता है, साथ ही साथ आपको सब कुछ फ्री मिलता है, 1 रुपए का पेमेंट आपको नहीं करना। मतलब 2 चीजें हम आपको भुला देंगे, खरीदने का बटन आपको भुला देंगे और कूपन कोड लगाना, ये सब भुला ही देंगे आपको, क्योंकि हम सब कुछ आपको देते हैं बिल्कुल 100% फ्री। हम कितने कोर्स ऑफर करते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है बहुत सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसे का पेमेंट नहीं करना। CBSE, NTSC, ओलंपियाड, फिर इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, CUET, IIT, नीट, फिर इसके बाद आप देखें यूपी बिहार बोर्ड, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव की तैयारी, बैंक, SSC, रेलवे, UPSC, ये सब आपकी तैयारी करवाई जा रही बिल्कुल निःशुल्क। ये सारे वीडियो आपको कहां मिलेंगे, आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर प्राप्त कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर, और हमारे एप्लीकेशन जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर तीनों जगह पर आपको वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पाएंगे, आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछिए और आप ये भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।